हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लास्ट क्लास में जो कोशिका चक्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसको आगे कोशिका चक्र में हम लोग इंटरफेज तक कर चुके थे। ये इंटरफेज में G1 एस फेज और G2 के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे। आज हम लोग माइटोटिक डिवीज़न जो एक्चुअल डिवीज़न है वो कैसे होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, केंद्रक विभाजित होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का। तो कैसे ये विभाजन होता है इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इंटरफेस के बाद कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार से विभाजित हो सकती है। फर्स्ट है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, और सेकेंड है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जो है उसका नाम समसूत्री क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो मातृ कोशिका जो जहाँ से डिवीज़न होता है जिस कोशिका में, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड रहता है 2n, और जब कोशिका डिवीज़न के बाद भी कोशिकाओं में जो पुत्री कोशिकाएं हैं उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या जो जहाँ मातृ कोशिका में जितनी थी 2n, यहाँ भी डिप्लॉयड ही 2n ही नंबर में। यानी कहने का मतलब अगर 2 क्रोमोसोम यहाँ था तो 2 ही क्रोमोसोम पुत्री कोशिकाओं में भी होंगी। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डिवीज़न होता है। तो इसके पहले हम लोगों को प्रोफेज जो इंटरफेस के पहले इंटरफेस के समय में जो कोशिका का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इंटरफेस के बाद जो कैरियोकाइनेसिस होगा वहाँ पे इस स्ट्रक्चर में चेंजेस आने वाला है। तो इंटरफेस के पहले इंटरफेस तक किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस, ये कोशिका झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं वो होंगे। और न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होगा, और ये क्रोमेटिन गुणसूत्र जो है वो जाल के रूप में, क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में यहाँ प्रेजेंट होंगे, और सेंट्रियोल एक जगह स्थित होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी हम लोग दो प्रकार के जो डिवीज़न है उसमें हम लोग समसूत्रण विभाजन या माइटोसिस माइटोटिक फेज ऑफ माइटोसिस डिवीज़न के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मियोसिस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या होता है कि माइटोटिक फेज में दो भाग में इसको बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक जो है ये दो भाग में बटेगा। तो कैसे ये विभाजन, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक का विभाजन कैसे होता है, ये 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट है प्रोफेज सेक्स या पूर्वावस्था, सेकेंड है मध्यावस्था या मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज या पश्चावस्था, और फोर्थ है अंत्यावस्था या टेलोफेज। तो इस समय कोशिकाओं में क्या क्या इन फेज में परिवर्तन होता है ये तुम लोगों को एग्जाम में भी पूछता है कि प्रोफेज अवस्था का चित्र बनाओ, माइटोसिस डिवीज़न का प्रोफेज अवस्था का चित्र बनाओ, और यहाँ पे किन्हीं 4 इसकी विशेषताओं को, इस फेज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उन 4 विशेषताओं को दर्शाओ, या एनाफेज का या टेलोफेज अवस्था का। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को देता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोगों के मनुष्यों के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में 23 जो है जोड़ा मतलब 23 फादर के तरफ से और 23 मदर के तरफ से, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हम लोगों में होता है। तो प्रोफेज अवस्था जो फर्स्ट अवस्था है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज होगा। तो ये जो प्रोफेज स्टेज है वो यहाँ तुम लोग नोट भी कर सकते हो। प्रोफेज अवस्था जो है वो सबसे लंबा अवस्था है और सबसे जटिल, माइटोटिक डिवीज़न का
सबसे लंबा और सबसे जटिल अवस्था है। इसमें क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अभी हम लोग इंटरफेस में देखे थे कि ये क्रोमेटिन जाल जो है वो एक फाइबर की तरह, धागा की तरह होता है। अब ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट के और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो ये प्रोफेज अवस्था में क्रोमोसोम बन जाता है और क्रोमोसोम जो है वो, जैसे मैं बोली तुम लोगों को कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक जोड़ा क्रोमोसोम को दिखाई हूँ क्योंकि 23 जोड़ा यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ समझने के लिए कैसे ये विभाजन होता है, सिर्फ एक जोड़ा को मैं दिखाई हूँ चित्र में। यहाँ 23 जोड़ा होता है एक्चुअली, और 23 जोड़ा में ही इस तरह का विभाजन होता है। और इससे 23 जोड़ा क्रोमोसोम फिर पुत्री कोशिकाओं में भी जाते हैं। किस तरह से वो हम लोग देखेंगे। तो प्रोफेज में क्या देखे हम लोग कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो था वो छोटे छोटे क्रोमोसोम के टुकड़ों में चेंज हो गया है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, सेंट्रोजोम के दोनों ओर जो सेंट्रियोल है वो विपरीत ध्रुवों पर 21 पोल पे और 21 पोल पे जाने लगते हैं। और इनमें ये जो देख रहे हो रे प्रोड्यूस हुआ है, वो रे भी एस्ट्रल रेज इनको बोलते हैं, उनका निर्माण होने लगता है। और प्रत्येक क्रोमोसोम धीरे धीरे छोटे और मोटे हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से सेंट्रोमियर ये बीच वाला जो पोर्शन आगे भी तुम लोगों को बताई हूँ, ये दोनों क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर पे क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और इस फेज के लास्ट तक क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो देख रहे हो मेम्ब्रेन वो डॉट लाइन से दिखाई हूँ, तो ये डॉट लाइन क्या दिखाया है कि ये धीरे धीरे इस फेज तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और यहाँ न्यूक्लियोलस जो है वो भी देखो डॉट से दिखाया गया है, क्योंकि ये भी इस फेज के लास्ट तक ये न्यूक्लियोस भी क्या होता है, लुप्त हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा चरण जो है इसका प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्या होता है, मेटा मीन्स होता है बीच में इसका ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग क्या है, मेटा का मतलब है बीच में। तो ये जो क्रोमोसोम जो ये न्यूक्लियस में केंद्रक में कहीं भी था, वो अभी क्या होता है, सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल जो एस्ट्रल रेज बना रहे थे वो दोनों कहाँ चले जाते हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। और ये एस्ट्रल रेज विस्तृत होके ये जो देख रहे हो एक दूसरे से डॉट लाइन से जुड़ा हुआ रे है, वो स्पिंडल बनाता है। और ये जो क्रोमोसोम है वो इस स्पिंडल से जुड़कर ये जो इक्वाटोरियल प्लेट, ये जो देख रहे हो बीचों बीच जो इक्वाटोरियल प्लेट जैसा रचना है, उसके ऊपर इक्वेटर पर आके क्रोमोसोम व्यवस्थित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के करीब करीब बीचों बीच ये आ जाते हैं। ये इस फेज़ का बहुत ही खास बात है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो करीब करीब इक्वेटर पे आके स्थित हो जाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर से अपने सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इस फेज का सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस चरण में क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस चरण में क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा संकुचित होके छोटे और मोटे हो जाते हैं और बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये अध्ययन की दृष्टि से बेस्ट स्टेज माना गया है, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी अ क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान दोगे। और यहीं पे एक चीज़ और तुम लोग ध्यान दोगे, यहाँ जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ है वो पादप कोशिका में या प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है। तो आगे भी हम लोग पढ़े हैं जंतु कोशिका, पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में सेंट्रोजोम नहीं होता है, लेकिन इनमें पादप कोशिका में भी स्पिंडल का गठन होता है, जो क्या से बना होता है, न्यूक्लियर
मटेरियल, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसी के द्वारा यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म कर जाता है, जिसको कि न्यूक्लियर स्पिंडल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दोगे, क्योंकि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के विभाजन के समय ये डिफरेंस है, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसको तुम लोग देखोगे। तो मेटाफेज में क्या क्या घटना घटी, ये सेंट्रियोल जो है वो विपरीत ध्रुवों पर चले गए, स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम जो है वो करीब करीब बीच में इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए, और स्पिंडल के द्वारा ये अपने अपने सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, और ये बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी क्रोमोसोम है। अध्ययन के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट अवस्था है थर्ड फेज जो है वो एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, और ये माइटोटिक डिवीज़न का सबसे छोटा फेज है, शॉर्टेस्ट फेज। ये भी 1 नंबर क्वेश्चन में तुम लोगों को आता है। सबसे लंबा फेज क्या है, प्रोफेज, और सबसे छोटा एनाफेज अवस्था होती है। यहाँ पे सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है। ये जो देख रहे हो, ये सेंट्रोमियर जो है वो 2 भाग में बढ़ता है, और हाफ जो क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है ये क्रोमोसोम। तो हाफ क्रोमेटिड क्या होता है, इस पोल के तरफ स्पिंडल फाइबर जो है उसमें खिंचाव होता है, खिंचाव के कारण ये जो हाफ क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड होके आधा इस पोल के तरफ और आधा इस पोल के तरफ खींचने लगते हैं, जिसके कारण देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। हाफ जो देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से हाफ जो चित्र में देखो, ये हाफ इस पोल पे और हाफ इस पोल पे, और यहाँ का हाफ इस पोल पे और ये हाफ इस पोल पे। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ भी 2 क्रोमोसोम हम लेके चले थे, और यहाँ भी दोनों पोल पे 2-2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यानी क्रोमोसोम के नंबर में अभी तक, अगर यहाँ से सेल डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा यहाँ भी 2 क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमोसोम बट गया और दोनों में 2-2 क्रोमोसोम चले गए। तो यहाँ पे एनाफेज में सबसे खास बात क्या है, ये सबसे छोटा फेज है। यहाँ पे सेंट्रोमियर 2 भागों में बट गया, और एक एक क्रोमेटिड के साथ दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, और जिस स्पिंडल में खिंचाव के कारण इनका शेप कैसा हो जाता है, कोई एल आकार का, कोई आई आकार का, कोई भी आकार का शेप ये क्रोमोसोम ले लेते हैं। इसके बाद है लास्ट फेज टेलोफेज। टेलोफेज जो है वो फोर्थ फेज है माइटोसिस का या माइटोटिक सेल डिवीज़न का। इसमें प्रोफेज के बिल्कुल विपरीत क्रियाएं होती हैं। विपरीत क्यों, क्योंकि हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था, विलुप्त हो गया था, और यहाँ देखो न्यूक्लियस फिर से दोनों कोशिकाओं में, दोनों केंद्रक में आ गया है। सॉरी, कोशिका नहीं, दोनों केंद्रक में आ गया है। और ये जो पोल पे दोनों 2-2 क्रोमेटिड गए थे, वो क्रोमेटिड फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज हो गए हैं। और यहाँ देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दोनों न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है। और ख़ास बात क्या है, यहाँ जो मोटे क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे थे वो पुनः क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन जाल में फिर से परिवर्तित हो गए हैं। तो इस प्रकार ये प्रोफेज का बिल्कुल विपरीत यहाँ पे क्रियाएं होती है। न्यूक्लियोलस का पुनः निर्माण हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन गया, और इस प्रकार एक केंद्रक जो है वो 2 केंद्रक में परिवर्तित हो गया, जिसमें देखें हम लोग कि क्रोमोसोम की संख्या, जब क्रोमोसोम हम लोग शुरू में लिए थे 2 था, और यहाँ भी क्रोमोसोम कितना हुआ, 2-2। तो ये है समसूत्रण, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम ही रहता है। ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखोगे। इसके बाद यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, केंद्रक का विभाजन कंप्लीट, 2 केंद्रक बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन यहाँ पे होगा। तो कोशिका द्रव का विभाजन
कैसे होता है इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस में देखेंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये दो केंद्रक बन गया था, अब क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर के तरफ दबने लगता है, जिसके कारण एक फरो या कंस्ट्रिक्शन या खांचा का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये खांचा अंदर के तरफ और गहरा होते जाता है। देख रहे हो तुम लोग स्टेप वाइज, ये खांचा जो है वो गहरा हो गया और अंदर के तरफ धंसता चला गया, और इसके बाद लास्टली क्या हुआ, एक एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म आधा करीब आधे साइटोप्लाज्म के साथ दो कोशिका में परिवर्तित हो गए। अभी ये जो कोशिकाएं बनी उनको क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिकाएं। तो ये इस तरह से माइटोसिस में कितनी कोशिकाएं बनी, पुत्री कोशिकाएं 2। लेकिन हम लोग जब अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे 2 बार डिवीज़न होता है और 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। तो ये साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में अगर बोलेगा पौधों में क्या होता है, पौधों में भी इसी तरह का होता है, तो नहीं, पौधों में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फरो या कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बन के क्या बनता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा। यहाँ देखो साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्लेट फॉर्म हुआ है जो कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, जिसको कि फ्रैग्मोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक प्लेट बनता है जिसको कि क्या बोलते हैं, सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट, जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। धीरे धीरे ये वाल जो है वो बढ़ता है और दोनों धीरे धीरे बढ़ के ये दोनों सेंटर को विभाजित कर देता है, और इस प्रकार 2 पुत्री कोशिकाओं में ये एक कोशिका जो है वो 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म का। यहाँ पे केंद्रक तो आगे ही बढ़ चुका था 2 में, अब साइटोप्लाज्म में भी 2 साइटोप्लाज्म हो गया। दोनों अपने अपने केंद्रक के साथ 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लिए। तो अब देखेंगे हम लोग माइटोसिस का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इस क्रिया द्वारा बनी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मदर सेल मातृ कोशिका के समान होती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2 क्रोमोसोम 2n था। यहाँ भी हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ स्टार्टिंग में 2 क्रोमोसोम था और लास्ट तक भी 2 क्रोमोसोम रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम के, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। और ये नेक्स्ट क्या है, यह कोशिका विभाजन जो है वो शारीरिक कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल्स, शारीरिक कोशिकाओं को हम लोग सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, वहाँ होती है, इसलिए इस विभाजन को सोमैटोजेनेसिस भी बोला जाता है। और गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में एक समान 2n एक समान कितना था, दोनों में डिप्लॉयड नंबर में 2n होती है, इसलिए चूँकि दोनों में समान है इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं विकास, क्योंकि एक कोशिका से 2 से 4 बनती है तो जीवों का विकास निश्चय ही इस प्रक्रिया द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीवों में इस क्रिया द्वारा प्रजनन की क्रिया भी होती है, जो मैं आगे भी तुम लोगों को बताई हूँ। और नेक्स्ट क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा जीवों में टूट फूट की मरम्मत, घावों को भरने के लिए भी ये क्रिया माइटोसिस द्वारा हो जाती है। सेल डिवाइड करके फिर से घाव या टूटे फूटे सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइटोसिस में मातृ कोशिका में कितनी थी, 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और डिवीज़न के बाद 2 पुत्री कोशिकाएं बनी और दोनों में कितने क्रोमोसोम है, 2n। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में करेंगे।